Hello students, welcome to today's newspaper analysis. As usual, we shall be covering the Tribune and the Hindu. So let us start with the editorial page of the Tribune. On page number 7, there is a very good article, COVID-19 and the way forward for healthcare. जैसे आप लोगों को पता है कि कोविड-19 के दौरान हमारे इंडिया के अंदर हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर कुछ कमियां जो हैं वो क्लियरली नज़र आई, और इस आर्टिकल के अंदर जो पीजीआई है चंडीगढ़ का, उसको ध्यान में रखते हुए ये एक एग्जाम्पल के तौर पर इसके अंदर बताया गया कि पीजीआई ने किस तरह से टेली कंसल्टेशन फैसिलिटी जो है वो बनाई है, और जो हमारे पास आयुष्मान भारत स्कीम है उसके तहत जो उसके डिफेक्ट्स आते हुए सामने नजर आ रहे हैं। यहाँ लिखा है आयुष्मान भारत स्कीम ड्यूरिंग 10 वीक्स ऑफ लॉकडाउन ड्रॉप्ड बाय 51%, हॉस्पिटलाइजेशन कम हुई है इसमें, कैंसर ट्रीटमेंट फेल बाय 64%, इंस्टीट्यूशनल चाइल्ड बर्थ बाय 26%। तो यहाँ से एक डिस्ट्रस्ट के बारे में पता चलता है कि हमारी पॉपुलेशन के मन में हमारे जो अभी प्रेजेंट फैसिलिटीज़ हैं उनके लिए एक डिस्ट्रस्ट है, मिसट्रस्ट है। तो साइड में जो हाईलाइटेड पैराग्राफ है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। द पीजीआई इमरजेंसी वार्ड्स आर फुल ऑफ पेशेंट्स फ्रॉम द नेबरिंग स्टेट्स सिंस दे रिक्वायर स्पेशलाइज्ड केयर नॉट अवेलेबल एल्सवेयर. The pandemic has exposed inadequacies in the public healthcare system, especially at the secondary and tertiary healthcare levels. It should be a wake-up call for Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu, Kashmir to augment their infrastructure. और इसी पैराग्राफ के अंदर इसी आर्टिकल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जो आपके लिए एग्जाम्स के अंदर जो है बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। कभी आपने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लिखना हो, एक्सपीरियंस विद टेली मेडिसिन, मतलब जो ऑनलाइन कंसल्टेशन या वीडियो कंसल्टेशन हम दे सकते हैं बहुत तरह के प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए, इन द पास्ट 2 months हैज शोन दैट इट इज अ विन विन सिचुएशन. With a defined number of patients coming to PGI, they will get better care. Patients can be allotted a specific time. Patients referred could be given priority in telebooking appointments. So it's the telemedicine is a future जिसको डेवलप करना पड़ेगा. इंटरनेट की पेनिट्रेशन, मोबाइल्स की अवेलेबिलिटी से इस चीज़ को ज़्यादा वाइबल बनाया जा सकता है. तो इट्स अ वेरी गुड आर्टिकल जो आप फ्यूचर हेल्थ केयर के बारे में आपको कुछ अच्छी चीज़ें इसके अंदर से डेफिनेटली मिल सकती हैं. इसी तरह पेज नंबर 6 के ऊपर बट फॉर ए स्मार्टफोन. तो जैसे अभी आप देख रहे हैं कि कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान एक बहुत इनोवेटिव मेथड जो है वो निकल कर सामने आया, वो है जूम या गूगल मीट के थ्रू क्लास को रन करना. लेकिन उसके अंदर इनएडिक्वेसीज भी हैं, और जो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन है उसके लिए टीचर्स को ट्रेन करना, स्टूडेंट्स को ट्रेन करना, पेरेंट्स को ट्रेन करना, ये 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं. टीचर्स को अडेप्ट भी करना पड़ेगा, इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट भी करना पड़ेगा. और यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई है. Especially children belonging to rural and remote areas are bound to lag behind their peers in learning as their access to internet is either non-existent or too slow or intermittent. A recent survey has shown that online teaching has impacted nearly 75% of students for these reasons. So यहाँ से again एक मैसेज है हमारी गवर्नमेंट के लिए और आप लोगों के लिए. राइटिंग के व्यू पॉइंट से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमको अपने इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो काम करना पड़ेगा. वन साइज फिट्स ऑल वाली रेमेडी हम नहीं चला सकते. आपको हमारे देश के टेक्नोलॉजिकल डिवाइड को दूर करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को ज़्यादा एक्सेसिबल बनाना पड़ेगा. और एज ए टीचर व्हाट आई फील कि अगर हमने ऑनलाइन टीचिंग करनी है, इट शुड प्रोग्रेस टुवर्ड्स एन इंटीग्रेशन ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासरूम्स, एंड वी मस्ट प्रोग्रेस टुवर्ड्स सिंप्लीफिकेशन ऑफ टीचिंग मेथोडोलॉजी. It should not be so complicated technologically that it is out of the reach of a common student or a common parent. So simplification is very important. So this is what this article wants to convey, that there are inadequacies in teaching methodologies, there are inadequacies in infrastructure availability, and presently schools are going
with a one size fits all approach, which is not going to work in near future. So again, a pretty important matter for writing. You can note down this particular article. Extract of the article I have conveyed. Then पेज नंबर 11 के ऊपर स्टेट्स जीडीपी टू श्रिंक अप टू 14.3% इन फाइनेंशियल ईयर 21। तो ये एक रिपोर्ट जो है वो पब्लिश हुई है, जिसमें ये बताया गया कि ओवरऑल ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब एक स्टेट की बाउंड्री के अंदर अंदर पैदा होने वाला जितना भी प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं, उनकी जो हम कह सकते हैं कि कॉस्ट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए स्टेट इन 1 ईयर। तो वो गिरने के चांसेस पूरे नजर आ रहे हैं। कोविड इंड्यूस लॉकडाउन के कारण इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर स्लो डाउन आया। स्टेट्स सच एज असम, गोवा, गुजरात, सिक्किम आर लाइकली टू विटनेस अ डबल डिजिट कॉन्ट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च रिपोर्ट। तो ये एक चीज होती हुई नजर आ रही है एंड डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हैपन। तो इसके लिए सरकार को पोस्ट कोविड ईरा के अंदर स्टेट्स की गिरती हुई इकोनॉमी को किस तरह से दोबारा ऑन ट्रैक लाया जाए, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। उसके बाद देन पेज नंबर 12 के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक व्यू पॉइंट है, एनहांस्ड एयरलिफ्ट कैपेबिलिटी की टू इंडियाज एलएसी बिल्डअप। अगेन आप लोगों के लिए राइटिंग के लिए बहुत अच्छा मटेरियल कि हमने हमारा रिस्पॉन्स किस तरह से एनहांस्ड रहा। C-130, चिनूक, M-17। तो ये ऐसे हमारे मशीन्स हैं जिन्होंने हमारी एयर लिफ्टिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ाया है इस टाइम के दौरान। और हम जो चाइना के साथ टेंशन का इलाका है उस फ्रंट के ऊपर बहुत जल्दी बिल्डअप कर पाए हैं। तो इसके अंदर एयर लिफ्टिंग द T-90 वाज पॉसिबल ड्यू टू पेलोड कैपेसिटी ऑफ C-17। इट्स ए हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट। और इसी तरह IL-78 मिड एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स बेस्ड एट आगरा, which are same as IL-76 can be used for conventional transport role. तो ये हमारे पास इसी तरह 104 AN-32 मीडियम लिफ्ट एयरक्राफ्ट है। तो इस तरह की जो हैवी लिफ्ट मशीनरी की कैपेसिटी हमारी गवर्नमेंट ने पिछले कुछ समय के अंदर डेवलप की है, उसने वाकई हेल्प किया है कि हम बहुत इफेक्टिवली इस रिस्पॉन्स को दे पाए हैं और इतना स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स जो है वो हम दे पाए हैं। देन पेज नंबर 11 के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम के ऊपर, फूड प्रोसेसिंग स्कीम टू जनरेट 9 लाख जॉब्स अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट विल जनरेट 35,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट। सो इसके अंदर इस स्कीम का जो नेम है, इट इज फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज FME। और ये आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक इंपॉर्टेंट जो है ये हिस्सा है। इस स्कीम का आप काम समझिए। इस स्कीम का काम है, इट एम्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल टेक्निकल बिजनेस सपोर्ट फॉर अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसको 2020-21 से लेकर 2024-25 तक इंप्लीमेंट किया जाएगा। 10,000 करोड़ रुपए का इसका आउटले रखा गया है। तो इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो इस आर्टिकल के अंदर भी जो है वो मेंशन्ड है, दैट इज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट अप्रोच। तो डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा कि यहां पर कौन सा प्रोडक्ट जो है वो बनता है। जैसे किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पोटैटो की प्रोडक्शन है, टमाटो की प्रोडक्शन है, कीनू की प्रोडक्शन है, भुजिया की प्रोडक्शन है, पेठा की प्रोडक्शन है। तो इन डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा और इस फूड प्रोसेसिंग स्कीम के थ्रू हमारी जो माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसको अपग्रेड करके, उसको ऑन ट्रैक लाके, उसको फास्ट पे सपोर्ट देके हम नया जॉब क्रिएशन जो है वो करना चाहते हैं। इसी आर्टिकल के अंदर लास्ट कॉलम के अंदर इन पंजाब, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज सामने आती है। द सेंटर हैज सैंक्शन 3 मेगा फूड पार्क्स इन पंजाब। द लाडोवाल फूड पार्क is the only among 40 mega food parks
where units have become functional. So पंजाब के अंदर जो है वो 3 मेगा फूड पार्क्स को बनाने की बात इस आर्टिकल के अंदर। तो पंजाब के जो 3 मेगा फूड पार्क्स हैं, अगर हम उनकी लोकेशन चेक करें तो एक मेगा फूड पार्क जो है वो डिस्ट्रिक्ट फाजिलका के अंदर, इंटरनेशनल मेगा फूड पार्क लिमिटेड 140 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ। सेकंड जो फूड पार्क है पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन इन लुधियाना 120 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ। और तीसरा जो है ये फगवाड़ा के अंदर मेगा फूड पार्क जो है वो बनाया जाएगा। तो इससे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा एक अपबीट माहौल मिल सकता है पंजाब के अंदर, क्योंकि पंजाब के अंदर फूड प्रोडक्शन बहुत होती है, बहुत वैरायटी होती है। तो अगर हम इसको अपग्रेड कर पाएँ तो हमारे लिए एक अच्छा साधन हो जाएगा कि हम पंजाब की फूड इंडस्ट्री को और ज़्यादा प्रॉफिटेबल और ज़्यादा कमर्शलाइज और ज़्यादा क्वालिटी ओरिएंटेड बना पाए। देन लेट अस स्टार्ट विद द हिंदू के फर्स्ट पेज के ऊपर दिल्ली गवर्नमेंट टू सेट अप प्लाज्मा बैंक। दिल्ली गवर्नमेंट ने फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कह लीजिए इंडिया के अंदर एक प्लाज्मा बैंक एस्टेब्लिश करने की बात की है। ये जो प्लाज्मा बैंक है, मैंने एक जो पोटेंशियल ट्रीटमेंट्स का वीडियो था एसकेआई ब्रेन ट्रेन के ऊपर, उसके अंदर बताया था कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। इसमें जो रिकवर्ड पेशेंट्स हैं उनके ब्लड में से प्लाज्मा सेपरेट करके जो इल पेशेंट्स हैं उनको चढ़ाया जाता है। और इसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि जो रिकवर्ड पेशेंट्स हैं उनकी बॉडीज़ के अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं। वो एंटीबॉडीज़ लेकर अगर हम एक इल पेशेंट की बॉडी के अंदर प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसफ्यूजन करेंगे तो इट कैन हेल्प द पेशेंट टू रिकवर। बट देयर साइंटिफिक फ्रेटर्निटी के अंदर इसके बारे में बहुत सारे डाउट्स हैं। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट ने अपना पहला प्लाज्मा बैंक जो है उसका अनाउंसमेंट कर दिया है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलियरी साइंसेस, इसके अंदर ये प्लाज्मा बैंक जो है वो बनाया जाएगा। उसी के बाद पेज नंबर 1 के ऊपर 4 रफेलेस टू लैंड इन इंडिया बाय जुलाई एंड। तो ये जो चार रफेल्स हैं ये प्रॉपरली फ्लाई अवे कंडीशन के अंदर जो है वो मिलेंगे और इंडियन पायलट्स इसके ऊपर पहले से ट्रेन कर रहे हैं। तो ये सीधा जो है वो एयरफोर्स के अंदर इंडक्शन की जा सकती है और सीधा ये वर्क मोड में जो है वो हमें मिलेंगे। 36 रफेल एयरक्राफ्ट जो हैं, दीज आर मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, जो कि फ्रांस की कंपनी है डसॉल्ट एविएशन, वो बनाएंगे और इंडिया को डिलीवर करेंगे विद द इंडिया स्पेसिफिक वेपनरी सिस्टम्स। उसके बाद अगेन पेज नंबर 1 के ऊपर DCGI नॉड फॉर ह्यूमन ट्रायल ऑफ द कोवैक्सीन। द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैज परमिटेड ह्यूमन clinical trials of Covaxin, the country's first vaccine candidate for COVID-19. The trials are scheduled to start across the country in July. ये हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक कंपनी है और एक कोलैबोरेशन में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी के साथ मिलकर इन्होंने इस वैक्सीन को डेवलप किया है। इसके फेज 1 फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल्स जो है वो उसके लिए परमिशन दी गई है DCGI के द्वारा। ये फेज 1 फेज 2 क्या होता है, आप कोविड वैक्सीनेशन का वीडियो एसकेआई ब्रेन ट्रेन के ऊपर देख सकते हैं, वहां पर आपको इसके बारे में डेफिनेटली पता चल जाएगा। जी, तो आज ट्रिब्यून के पेज नंबर 6 एडिटोरियल वाले सेक्शन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए। तो सबसे पहले कॉशियस बट फर्म, ये इंडो चाइना रिलेशनशिप्स के ऊपर एक आर्टिकल आया है जिसके अंदर 2-3 चीज़ें जो हैं वो काफ़ी सारी इम्पोर्टेंस रखती हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें पहले पर ओपनिंग लाइंस में 6th-7th लाइन के अंदर लिखा हुआ है कि जो दिक्कत आई है वो कहाँ आई है, डिफरेंसेस इन परसेप्शन। आप इस शब्द को एज सच पकड़ सकते हैं कि जो LAC है उसकी परसेप्शन के अंदर डिफरेंस है इंडिया और चाइना में, तो यहाँ से ये दिक्कत आई है। और यहीं पर 1993 एग्रीमेंट का भी रेफरेंस मिलता है कि वहाँ पर वेपनरी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि ऐसा क्यों नहीं था कि इंडियन ट्रूप्स ने वहाँ पर फायरिंग की। तो यहाँ पर 1993 के एक एग्रीमेंट का रेफरेंस आता है, एग्रीमेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी along the line of actual control in the India China border areas। तो ये 1993 के एग्रीमेंट का टाइटल है। इसकी
आपको मैं समरी बता देता हूं व्हाट दिस इज. दिस एग्रीमेंट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर border security between the parties until final determination is made regarding border demarcation. The parties agree to reduce troop level compatible with friendly and good relations between them. They also agree to undertake confidence building measures along the line of actual control, including by providing notification of troop movements. और चाइना ने इस पूरे एग्रीमेंट को बहुत ओवरवेलमिंगली वायोलेट किया है. आप जब भी इस प्रॉब्लम के बारे में लिखें तो इस एग्रीमेंट का रेफरेंस देके यू कैन स्कोर गुड मार्क्स, चाहे वो एसए में आए, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स में आ जाए, या स्पेसिफिकली इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में कभी आ जाए, तो दिस इज ए गोल्डन पैराग्राफ, तो आप इसको डेफिनेटली कोट कर सकते हैं. अगेन पेज नंबर 6 के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल है, इन 24 आवर्स पैलेस्टाइन फेसेस एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को एक मैप दिखाना चाहता हूं जिसमें आपको 1947 से लेके जो प्रेजेंट स्टेट है इजराइल की उसकी डेवलपमेंट को समझिए आप. फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ लुक एट दिस मैप. हाउ दिस वाज पैलेस्टाइन, देन वाइट पोर्शन इजराइल स्टार्ट्स टू emerge up to 1967, and this is the present state. You can yourself see that Palestine has been reduced. The Israel, it belongs to Jewish people. The dominant ethnicity there are Jews. Then the Palestinian Arabians, they have been forced out of this area. So you yourself can see how the Israel's geological development or cartographic development or geopolitical development has occurred from 1947 to present day. And now the Israel is planning to annex the West Bank. The small strip, this side is called as Gaza Strip. This is called as West Bank. So annexation of the West Bank. This is what Israelis have declared. There was a, you can say, consultation process which began in Israel, and in that consultation process with public, many Israelis have clearly said that there should be no annexation of Palestine. Then you can see as per the results, 28% of Israelis opposed annexation, 11% supported full annexation with political rights for the Palestinians, 16% full annexation with no political rights for Palestinians. So this kind of opinion is going in Israel about the annexation of the West Bank area. But now the question is, Mr. Benjamin Netanyahu has clearly said that Israel is going to annex this part. Annexation is not permitted in present geopolitics of the globe. So अगर वो इस एरिया को ऑब्लिटरेट करता है या कह लीजिए अनेक्स कर देता है, ऑब्लिटरेशन मतलब नक्शे से ये एरिया मिट जाएगा, इजराइल के अंदर समा जाएगा, तो इट विल बी ए फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर लिखा है ए मोस्ट सीरियस वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ. और यहां पर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स की स्टेटमेंट 16 जून की, जिसमें कहा है डिस्क्राइब्स द एनेक्सेशन ऑफ ऑक्यूपाइड टेरिटरी एज ए सीरियस वायलेशन ऑफ चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन द जिनीवा कन्वेंशन. जिनीवा कन्वेंशन के अंदर आपको 4 चीजें मिलती हैं: प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स के साथ डील करना, सिक पेशेंट्स के साथ डील करना, वॉर के बारे में, और इस तरह से टेरिटोरियल एनेक्सेशंस के बारे में. तो उसका ये क्लियर जो है वो वायलेशन होगा. और the UN Secretary General's alarm has been sounded in the context of the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu's reported plan to annex on July 1 around 30% of the occupied West Bank. This will include annexation of the existing settlements in addition to the areas surrounding them and access roads. So it is going to be a big international crisis if this happens. और अगर हम इजराइल पैलेस्टाइन का इतिहास ढूंढने जाएंगे तो जहां पर आज इजराइल है, ये किसी समय सीरिया का हिस्सा था,
और यहाँ पर अरेबियन मुसलमान रहते थे, उनको यहाँ से निकाल दिया गया, वो यहाँ से चले गए और ये एरिया जो है वो ज्यूज ने ऑक्यूपाई कर लिया। क्यों कर लिया? एक मूवमेंट चली थी लेट 1940s के अंदर, जियोनिज्म, जिसके बाद से ये नक्शा बदलना शुरू हुआ। जियोनिज्म शब्द आया जियोन से। जियोन जो है, अगर हम इतिहास में देखें हिब्रू भाषा में, बाइबल के अंदर जियोन शब्द जो है आप कह सकते हैं इस्तेमाल किया गया है जेरूसलम के लिए। तो जो ज्यूज हैं वो इजराइल के ऊपर अपना हक मानते हैं और वो यहाँ पर अपनी जो है वो कंट्री, द कंट्री ऑफ ज्यूज बनाने के पीछे ये उनका जो है ये फिलॉसफी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यूरोप में से ये लोग इस तरफ आए थे और तब से यहाँ पर आके लैंड ऑफ इजराइल एज ए होल इसकी डेवलपमेंट के अंदर लगे हुए हैं। और ये जो जियोनिज्म है, यहीं से ये शब्द जो है वो पैदा होता है। जियोन का मैंने आपको बताया कि बाइबल के अंदर जो है ये हिब्रू भाषा की अगर हम इसको ट्रांसलेशन करके देखते हैं तो इट कम्स आउट टू बी जेरूसलम। और जियोनिस्ट जो मूवमेंट है उसके फाउंडर का नाम इज थियोडोर हर्ल्स। तो आप इनको रख सकते हैं अपने दिमाग में कि ही वॉज द फाउंडर, थियोडोर हर्ल्स। तो ही वॉज द फाउंडर ऑफ दिस जियोनिस्ट मूवमेंट, द मूवमेंट ऑफ द जूइश पीपल फॉर द लैंड ऑफ इजराइल। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, तो इसको भी आप स्टोरी को डेफिनेटली फॉलो करते रहेंगे। पेज नंबर 7 के ऊपर द स्टार्स प्रोजेक्ट नीड्स एन ओवरहॉल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये समझे व्हाट इज दिस स्टार्स प्रोजेक्ट। ये एक वर्ल्ड बैंक द्वारा फंडेड जो है ये प्रोजेक्ट है। $500 मिलियन इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने देना है। स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम। स्टार्स एम improving the quality and governance of school education in 6 Indian states. बिल और मेलिंडा गेट फाउंडेशंस इसके साथ जुड़ी हुई हैं, यूएन इकोसॉक इसके साथ जुड़ा है, यूनिसेफ इसके साथ जुड़ा है। स्टार्स प्रोजेक्ट विल बी इंप्लीमेंटेड थ्रू द समग्र शिक्षा अभियान। ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक फ्लैगशिप स्कीम है फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन इंडिया। 6 स्टेट्स हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान लर्निंग असेसमेंट सिस्टम को कि बच्चे को काम दिया, असेस कैसे करना है। स्ट्रेंथन क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस एंड रेमिडिएशन, रेमिडीज कैसे करनी है बच्चों के लिए। फैसिलिटेट स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन, स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन, स्कूल में जो सीखा उसको वर्क में किस तरह से हम ट्रांजिट करें। स्ट्रेंथन गवर्नेंस एंड डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। तो इस आर्टिकल के अंदर कुछ दिक्कतें बताई गई हैं कि इन दिक्कतों को पहले हैंडल कर लिया जाना चाहिए। जैसे यहां पर लिखा है कि फर्स्ट द एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट बी इक्विप्ड विद एडिक्वेट फिजिकल फाइनेंशियल ह्यूमन रिसोर्सेज, क्योंकि ये कमी है। इस बेसिक इक्विपमेंट के बिना, इस बेसिक चीजों को पूरे किए बिना स्टार्स प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। ब्यूरोक्रेसी को जो है वो ओवरहॉल करने की जरूरत है। इंटरनल प्रोसेसेस को ओवरहॉल करने की जरूरत है। गवर्नेंस के अंदर रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जब सेंट्रल अथॉरिटी से हम पावर्स को लेके नीचे के लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उस सिस्टम के अंदर फ्रिक्शंस आ सकते हैं। सही मायने में डिसेंट्रलाइजेशन करना इज ए वेरी 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 टेक्निकल थिंग। तो उस डिसेंट्रलाइजेशन के प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। करप्शन, अकाउंटेबिलिटी, इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। ट्रस्ट विद इन एडमिनिस्ट्रेशन, ये थर्ड एस्पेक्ट बताया गया है कि ट्रस्ट विद इन एडमिनिस्ट्रेशन अक्रॉस डिफरेंट लेवल्स विद इन द एडमिनिस्ट्रेशन, इसके ऊपर काम करने की जरूरत पड़ेगी। मॉनिटरिंग सर्वेलेंस के ऊपर काम करने की जरूरत पड़ेगी। मेजर वैकेंसीज अक्रॉस द एजुकेशन सिस्टम्स, ये खाली पड़ी हैं, उसके ऊपर काम करने की जरूरत पड़ेगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर। तो ओवरऑल व्हाट दिस आर्टिकल इज ट्राइंग टू सजेस्ट दैट we will have to overhaul the entire system if we have to take advantage of this investment by our by World Bank. So
the overall sense of the article is resources are coming, Atmanirbhar Bharat package is working, but until unless we are not able to remove the inadequacies of our internal processes, we will never be able to gain what we aim for. इसी तरह हिंदू के एडिटोरियल में एक आज टाइटल हेड है लेजिटिमेट कंसर्न ऑन लॉ एंड ऑर्डर इन नागालैंड. सो ये इशू आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे कि जो नागालैंड के गवर्नर हैं मिस्टर R.N. रवि, उन्होंने एक लेटर लिखा टू द नागालैंड चीफ मिनिस्टर नाइफ्यू रियो alleging that law and order has collapsed in the state, and they are saying that armed gangs who question the sovereignty and integrity of the nation have challenged this authority by engaging in extortion and robbing of funds. So this is the main issue. So this article is trying to highlight the problems in Nagaland. So there are a few important terms as far as this article is concerned. For example, Nagaland Peace Accord. नागालैंड पीस अकॉर्ड जो है ये 3 अगस्त 2015 को साइन किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड टू एंड द इंसर्जेंसी. तो नागा पीस टॉक्स जो हैं ये सब स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करके जो वहां पर पीस की एस्टेब्लिशमेंट के लिए टॉक्स हुई थी बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द people who are protesting in Nagaland. Then what is the major issue in Nagaland? Why they are protesting? See, the main, I'm going to tell you the core ideology. The core ideology is Nagalim or the Greater Nagaland. Now, what is this Greater Nagaland? It is Nagaland, its neighboring states, and even some parts of the Myanmar. This is the core Nagalim ideology. So, this is and it's a very age-old problem. Naga Club was founded in 1918. So this has been a problem. So this new letter has created a political storm. Governor has voiced some concerns as far as bureaucracy is concerned, as far as interference by the NSCNIM. It is National Socialist Council of Nagaland, Isaac Movia, जो कि एक सीज फायर को फॉलो कर रहे हैं पिछले 23 साल से, लेकिन they are engaged in collecting taxes. These taxes are extortion. So whenever the trucks from other states enter Nagaland, these armed gangs extort. So this has put the state government in a difficult situation in Nagaland. So Naga Peace Accord is actually not working. It's working on paper, but in reality there are armed gangs who are extorting money from the people. So there is a distrust among Naga organizations, difficulty in getting other insurgent actors on board. People are not ready to talk to the government so that a quick solution can be found. So these are some of the things which are creating problems in Nagaland. So overall, if we try to find out the conclusion of this article is saying a final Naga Peace Accord is a key to the maintenance of law and order in the state. So this is what this article is trying to say. So नंबर 6 के ऊपर एक बहुत अच्छा आर्टिकल और है. आज काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं तो इसीलिए न्यूज़ एनालिसिस इज गोइंग टू बी अ बिट लॉन्गर. हैव पेशेंस. सो ग्रेन अपलेंटी एंड द क्राइसिस ऑफ हंगर. The focus on one nation, one ration card is misplaced when what is needed is a universal public distribution system. What is public distribution system? जिसके थ्रू गवर्नमेंट स्टॉक्स में से फूड जो है वो गरीबों तक पहुंचता है. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. तो इस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम यूनिवर्सलाइज क्यों नहीं कर देते? नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट एक ही जैसा सिस्टम हो जिसको एक्सेस करना जो है वो आसान हो. और हालांकि एज पर माय अंडरस्टैंडिंग ये जो वन नेशन वन राशन कार्ड का प्रपोजल है ये इस सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित हो सकता है.
अगर इन प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन कर लिया जाए, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की कमियां हैं उसको दूर किया जाए और इसको ज़्यादा रैशनलाइज किया जा सके, तो यहां पर एक सजेशन दी गई है इस आर्टिकल के अंदर कि हमारे पास इस बार ग्रेनरीज के अंदर बहुत सारा फूड पड़ा है और इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है कोविड-19 के कारण, बहुत लंबा समय लगेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई है, इकोनॉमिक स्लो डाउन है और फूड सपोर्ट जो है वो इस समय देना बहुत ज़रूरी है विदाउट डिसरप्शन। इसके लिए हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लगभग 1.70 लाख करोड़ रुपए का ये एक पैकेज है, जिसमें 5 किलोग्राम ऑफ फूड ग्रेन्स और 1 किलोग्राम ऑफ पल्सेस फॉर फ्री दी जाती हैं टू एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली। 3 महीनों के लिए प्रोजेक्ट चलाया गया था। आज 30 जून को खत्म होना था। आज शाम को 4 बजे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट आया कि इसको अब नवंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। एज पर माय अंडरस्टैंडिंग इट्स ए वेरी गुड मूव, क्योंकि 20 से ज्यादा स्टेट्स ने लिखा था कि इसको कंटिन्यूड जो है वो रखा जाए और इट्स ए गुड मूव कि सरकार के पास जब इस बार भी बम्पर हमारे पास पड़े हैं स्टॉक्स, तो उनको क्यों ना डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो एक तो यूनिवर्सल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसके अंदर टू एंश्योर दैट नोबडी इज एक्सक्लूडेड, ये इसके अंदर जो है वो बताया गया। 10 स्टेट्स ने लिखा था, वो अप्रूव आज हो गया, इट्स ए गुड थिंग। और वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को जल्दी से जल्दी एक्सपैंड किया जाए। मार्च 2021 तक इसका डेडलाइन जो है वो रखा गया है और इसका फायदा ये होगा कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत बेनिफिशियरीज हैं वो किसी भी फेयर प्राइस शॉप से कहीं भी इंडिया में अपने आधार नंबर या बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के बेस पर फूड अवेल कर पाएंगे। तो ये करने की जरूरत है। और ONOC जो है वो 20 स्टेट्स के अंदर आपके पास एक राशन कार्ड हो, इंडिया में कहीं भी चले जाइए, आप फेयर प्राइस शॉप से अपना कोटा जो है वो अवेल कर सकते हैं। तो बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन जो है ये इसकी पोर्टेबिलिटी जो है वो भी आसान हो सकती है बिकॉज इट्स डिजिटल डेटा। हाँ, डेटा सिक्योरिटी की बातें अलग हैं। तो इन चीज़ों के बारे में जो है ये आर्टिकल जो है वो हिंट देता है कि हमको ओवरवेलमिंग ग्रेनरीज का इस समय जो है वो फायदा डेफिनेटली लेना चाहिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और वन नेशन वन राशन कार्ड के सिस्टम के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके अंदर लाना चाहिए और फूड ग्रेन की सिक्योरिटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए इंश्योर करनी चाहिए। तो उसके बाद पेज नंबर 9 के ऊपर रेवेन्यू फ्रॉम फ्यूल यूज्ड फॉर वेलफेयर वर्क, दिस इज व्हाट मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान द मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री हैज सेड। और उन्होंने अपनी स्टेटमेंट के अंदर कहा है, आई वंस अगेन रिटरेट टू inform that Modi ji has transferred more than 65,000 crore rupees to 42 crore people in the last 3 months. Or this is what our petroleum ministry is saying, that revenue from the fuel is being used for the welfare work. This is another angle. So you as a candidate must not be too much critical about a particular viewpoint. Gather them and use them as a tool when you are writing. सो देन पोस्टल बैलेट मूव, जो कि हमारे इलेक्शन कमीशन ने 65 इयर्स प्लस एजड लोगों के लिए अलाउ किया, उसके लिए थोड़ा सा ऑपोजिशन जो है वो CPIM जनरल सेक्रेटरी श्री सीताराम येचुरी जी की तरफ से आया है। तो पोस्टल बैलेट का मतलब होता है कि बाय पोस्ट वो वोट कर पाएंगे। इंडिया भूटान साइन पैक्ट फॉर फर्स्ट जॉइंट हाइडल प्रोजेक्ट, पेज नंबर 9 के ऊपर। और इसमें जो है प्रोजेक्ट का नाम दे रखा है जी खलोंगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इसके ऊपर काम जल्दी शुरू हो जाएगा और विल बी कंप्लीटेड इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2025। और इंडिया जो है 2008 में इंडिया ने कमिटमेंट की थी भूटान के साथ टू क्रिएट ए टोटल 10,000 मेगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी बाय 2020।
तो भूटान इज ए नेबरिंग नेशन ऑफ इंडिया, सो उनकी हेल्प के लिए, और ये जो प्रोजेक्ट है ये 600 मेगावाट का होगा. इट इज खोलोंगचू हाइडल पावर प्रोजेक्ट. देन पेज नंबर 11 के ऊपर विल फ्री ग्रेन स्कीम स्टे, इसका अपडेट मैंने आपको दे दिया. आज शाम को 4 बजे आप लोगों ने मोदी जी का जो है वो देश के नाम संदेश सुना होगा. उसके बाद तमिलनाडु कस्टोडियल डेथ्स हाईलाइट नीड फॉर पुलिस रिफॉर्म्स. दिस इज व्हाट कमेटी ऑफ द कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव हैज सेड, व्हिच इज बीइंग हेडेड बाय मिस्टर वजाहत हबीबुल्ला. और कस्टोडियल डेथ्स के बारे में आपको भी पता होना चाहिए कि तमिलनाडु में एक फादर एंड सन, दे वर ब्रूटली बीटन बाय द पुलिस ऑफिशियल्स बिकॉज ऑफ वायलेशन ऑफ द कर्फ्यू नॉर्म्स. सो उस रिगार्ड के अंदर ये आर्टिकल है, और इसमें कहा गया है कि इंडिया को जल्दी से जल्दी जो है यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर यूएनसीएटी को रेटिफाई कर देना चाहिए. इंडिया ने इसके ऊपर 1997 के अंदर सिग्नेचर्स किए थे, लेकिन अभी तक रेटिफाई मतलब अपने पार्लियामेंट से पास नहीं करवाया है. इंडिया को वो जल्दी से जल्दी कर देना चाहिए. उसके बाद पोर्टल फॉर स्ट्रीट वेंडर्स लोन स्कीम, ये मैंने आपको पिछले न्यूज़पेपर एनालिसिस के अंदर बता रखा है, जिसमें पीएम स्वनिधि, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम जो है चलाई गई थी स्ट्रीट वेंडर्स को जो है वो लोन देने के लिए. इसके लिए एक पोर्टल जो है वो गवर्नमेंट लाने का प्लान कर रही है ताकि इसको ज़्यादा स्ट्रीमलाइन तरीके से अप्लाई किया जा सके. उसके बाद पाकिस्तान में जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कराची के ऊपर हमला हुआ और बलोच लिबरेशन आर्मी ने इसकी जो है वो जिम्मेदारी ली. बलोचिस्तान में इंडिपेंडेंस मूवमेंट बहुत पुराने समय से चल रही है, तो ये उसका एक इशू है. ईरान इशूज अरेस्ट वारंट अगेंस्ट ट्रंप. Iran has issued an arrest warrant and asked Interpol for help in detaining US President Donald Trump and dozens of others because it believes it carried a US drone strike, killed a top Iranian general in Baghdad. So जनरल सुलेमानी मारे गए थे, तो उस रिगार्ड में इन्होंने ये किया है और इंटरपोल की हेल्प भी इसमें मांगी है. देन यहीं पर इजराइल्स एनेक्सेशन प्लान्स आर इलीगल. जैसे मैंने आपको पीछे जो है वो बताया कि इजराइल जो है वो वेस्ट बैंक के एक हिस्से को अनेक्स करना चाहता है, तो वो इलीगल जो है वो बताया गया है. उसी के बारे में ये दोबारा यहाँ पर एक छोटा सा टाइटल हेड है, आप पढ़ सकते हैं. ऑटो एक्सपोर्ट्स टम्बल 73% ऑन लॉकडाउन डिलेड ऑर्डर्स. सो हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर 73% का एक्सपोर्ट क्रंच जो है वो आया है कोविड-19 के कारण. अगेन ए गुड लाइन टू कीप इन रिकॉर्ड. Then government gives nod for export of PPE. It's a big achievement by our nation that we have started to export. Quota fixed at 50 lakh pieces a month. तो आत्मनिर्भर भारत में आप ये कह सकते हैं कि इट्स ए बिग डेवलपमेंट कि हम इस तरह की चीज़ें जो आज से पहले हमारे यहाँ प्रोड्यूस भी नहीं होती थी, इतने समय के दौरान हम उसके एक्सपोर्टर बनते हुए नज़र आ रहे हैं. और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने ये परमिशन दे दी है कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, मेडिकल कवरेलिस with a permitted quota of 50 lakh PPEs a month. So it's a big development, it's a big achievement by our nation that we have responded so well. So this was from today's newspaper analysis. So if you have got any questions, do drop them in the comment box. So keep visiting the channel, keep spreading it, keep supporting us. Thanks a lot. Stay safe, stay inside. Have a good day.